स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। कई टाइम्स काफी टाइम से हम लोग नंबर सिस्टम तो सुनते ही आ रहे हैं। हर क्लास में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता चलता है। क्लास 1 to 5 हमने नंबर्स के बारे में जाना, बेसिक नंबर्स के बारे में जाना। बेसिक नंबर मतलब 1 2 3 4 हमने काउंटिंग सीखी, उसके बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा नंबर के बारे में, वो हमारा नंबर सिस्टम था। क्लास 6 में आते आते ये थोड़ा चेंज हुआ, क्लास 7 में और चेंज हुआ, क्लास 8 और अब हम आ गए हैं क्लास 9। लेकिन यहाँ तक पहुंचने से पहले हमारे पास जो चीजें बदली, किस तरीके से हमने उन चीजों को समझा, उसको एक बार रिकैप्चर करते हैं, रिविजिट करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, नंबर सिस्टम को हमने कैटेगराइज किया अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, जब आप 1 से काउंटिंग शुरू कर देते हैं, मेरे दिमाग में होल नंबर ही चल रहा था, सॉरी। जब आप काउंटिंग 1 से शुरू कर देते हैं तो आपके पास में क्या, ये सभी नंबर जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास में हमने सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बनाई है, खुद बनाई है, सारी स्लाइड्स खुद से बनाई है, कहीं से कोई चैट जीपीटी यूज नहीं किया हमने। तो व्हेन काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जब आपके पास काउंटिंग 1 से शुरू होती है और फिर चले जाए इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, कोई लिमिट नहीं है। ये साइन होता है इन्फिनिटी का, थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब थोड़ा नहीं, ज्यादा ही गंदा बना है। ये इन्फिनिटी का साइन होता है। तो आपके पास जब 1 से काउंटिंग शुरू होकर इन्फिनिटी तक चली जाए, वो सारे नंबर फिर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं 0 से, इस बार मैंने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करी है? 0 से। तो 0 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो मेरे पास वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। और ये सभी भी कहां तक चले जाएंगे? इंफिनिटी तक ही चले जाएंगे, ओके। ये साइन हम फिर से बना देते हैं इंफिनिटी, यहाँ भी ब्रैकेट सा बना देते हैं, ओके। तो अब हमारे पास में जब हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझ लिया, तो उसके बाद हमारे पास में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन बी से ऑल नेचुरल नंबर एज अ होल नंबर? तो हमारा आंसर है यहाँ पे यस। कैसे समझते हैं? जब मैंने नेचुरल नंबर को देखा तो वो कहां से शुरू हो रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और जब मैंने होल नंबर में देखा तो वहां भी 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 4 है। तो मेरे पास में 1 2 3 4 यहां भी आ रहे हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी मेरे पास होल नंबर के अंदर भी हैं, ओके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? यस, ये सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। लेकिन इसी के साथ में एक क्वेश्चन और बनता है, कैन वी से ऑल होल नंबर्स एज मैंने यहाँ पे होल नंबर ही लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए नेचुरल नंबर, ओके। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, कैन बी से एज अ होल होल नंबर एज अ नेचुरल नंबर? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से। और 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो हम ये आंसर क्या लिखने वाले हैं? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर से रिकैप्चर करते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग अगर आपने 1 से शुरू करी है तो सभी नंबर नेचुरल नंबर, काउंटिंग अगर आपने 0 से शुरू करी है तो सभी नंबर होल नंबर। ये हमारा बेसिक था। और सभी नेचुरल नंबर हमारे पास में होल नंबर हो जाते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे पास में नेचुरल नंबर नहीं हो पाते। चलिए नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, इंटीजर। फिर हमने इंटीजर के बारे में समझा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बचपन से लेकर अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं, ओके, बचपन से लेके अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सभी आपके इंटीजर की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप बचपन से लेके अभी तक आपने कितना क्या क्या पढ़ा है? 1 पढ़ा है, -1 पढ़ा है, 100 पढ़ा है, ठीक है, 22 पढ़ा है, 0 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 100 भी आपने पढ़ा ही है, प्लस में, पहले वाला माइनस में था, ओके। तो आपके पास माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आ जाते हैं
वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ओके, जीरो भी इसमें काउंट हो चुका है, ओके। तो हम जब माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आते हैं, जैसे कि -2, -1 और फिर आ जाता है 0, +1, +2 और यहाँ पे हमारे पास प्लस इंफिनिटी, तो ये सभी नंबर हमारे पास में क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ओके। तो बचपन से लेकर अभी तक जितने भी नंबर अपन ने पढ़े वो सभी क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ओके। आई थिंक सबसे इजी डेफिनेशन है इंटीजर की, बचपन से लेके अभी तक जो भी नंबर हमने पढ़े वो सभी क्या है, इंटीजर है, ओके। नेचुरल नंबर क्लियर, होल नंबर क्लियर, इंटीजर क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं हम। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास में रैशनल नंबर आया, ओके। रैशनल नंबर हमारे पास 7th या 8th क्लास में आ जाता है, ठीक है। और वहां पे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन है व्हेन अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। जब आप उस नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो या कर सकते हो, जहां पे P और Q आपके क्या है, इंटीजर है। P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए, ओके। तो Q, और एक और चीज कंडीशन है, Q वहां पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 3/4। तो अगर मैं 3 को काउंट करूं तो 3 मेरे पास में क्या है, इंटीजर। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद में 3 लिखूं तो क्या आएगा, मतलब क्या कहलाएगा, सॉरी क्या आएगा, क्या 3 इंटीजर कहलाएगा। 3 के बाद अगर मैं 4 लिखूं तो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। यानी कि 3 और 4 सर हमारे इंटीजर हैं। तो P हमारे पास इंटीजर, Q भी हमारे पास इंटीजर, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, जो कि मैंने बड़ा ही गंदा बनाया है, जिसे मैं थोड़ा सा साफ बनाता हूं। वैसे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो Q मेरा क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कह देंगे, रैशनल नंबर कह देंगे, ओके। तो हमारे पास में ये डेफिनेशन जो थी अब तक, ये हमारे क्लास 8 तक वैलिड थी, क्लास 9th में भी वैलिड है होने को तो। लेकिन हम यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे। जैसे रैशनल नंबर अगर 9th में आ रहे हैं तो कुछ अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ठीक ठाक सा यहाँ पे ये लगाया है, और हम बोल रहे हैं यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, एक नई डेफिनेशन मार्केट में आ गई है। तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन अ नंबर हैज इट्स डेसिमल टर्मिनेटिंग एंड इफ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग, देन सच नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है सर, कुछ भी समझ नहीं आया डेफिनेशन से तो चलो डेफिनेशन छोड़ते हैं, पहले एग्जांपल पे चले जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जो कि है 10/3, ठीक है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है जो कि है 10/3। मैं इसे हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। 10/3 को जब मैं डिवाइड करता हूं तो सबसे पहला तो मेरा 3 आ जाता है। फिर मुझे यूज करना पड़ता है डेसिमल, और फिर उसके बाद ये सभी 3 3 3 3 चलते चले जाएंगे। और जब तक मैं डिवाइड करता रहूं, चाहे हमारे बुढ़ापा आ जाए, लेकिन ये डिवाइड हमारा खत्म नहीं होगा, ये फिर भी चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं, 20 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, तो 5 4 जा क्या हुआ, 20। तो मेरे पास में यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसके आगे ये डिवाइड बढ़ भी नहीं रहा है। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 25 हम ले लेते हैं। तो 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 1 आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 12.5 मुझे मिलेगा। क्या 5 के बाद मेरा डेसिमल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो या तो आपका डेसिमल कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हमने फिर ये एग्जाम्पल देखा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग कैसे, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, हर बार हमारे पास में एक ही डिजिट यहाँ पे चलते चली जा रही है। तो ऐसे केसेस में हम उस नंबर को भी क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया था 10/3, जिसमें 3.3333 वो चलते चले जा रहा है। हो सकता है कल को मुझे ऐसा नंबर मिले 2.375, फिर आ जाए 375,
फिर आ जाए 375 और डॉट 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 बार बार 375 375। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा एक ही डिजिट रहेगी। 3 डिजिट भी हो सकती है, 4 डिजिट भी हो सकती है, और हो सकता है 10 डिजिट के बाद भी वो रिपीट होना शुरू हो जाए और फिर 10 डिजिट के बाद वापस से रिपीट हो जाए। तो इस तरह के सभी नंबर्स हमारे पास में क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को NTBR। मैंने यहां इस तरीके से लिख दिया। आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख लीजिए NTBR। NTBR का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन हो गई। एक तो अब तक जो क्लास 8 तक आप पढ़ते हुए आए, जो P अपॉन क्यू फॉर्म में है, जहां पे P और Q इंटीजर और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के शॉर्ट में मैं बोलूं तो पुरानी डेफिनेशन में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सभी नंबर आपके क्या है? रैशनल नंबर हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3B लिखता हूं, ठीक है, बड़ा गंदा लिखा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3B लिखता हूं और मैं पूछता हूं क्या ये रैशनल नंबर है, तो हमारा जवाब होगा यस। क्यों? क्या मैं इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता हूँ क्या? लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, लगाते ही हुए ही आए अब तक। तो क्या ये P अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं हो गया है क्या? तो मेरे पास में इस तरह के सभी नंबर, ये मतलब ये सभी नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर ही हैं। ओके, तो हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन अब बन के आता है जब हमने ये सारा समझ लिया है कि सर जब आपने ये सब बता दिया तो अब हमें एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए हमसे। एक बार इसको रिरेज कर दे 3/1 को भी। और मेरा क्वेश्चन है क्या मैं 0 को भी रैशनल नंबर कह सकता हूं क्या? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल सर, यस। बोले क्यों सर? यहाँ पे हमने क्या 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 0/1। अच्छा सर, यहाँ तो 0 आ गया। बेटा, कंडीशन क्या थी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर भले ही आ जाए। तो क्या मेरा नीचे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। मेरा तो P0 है, Q0 नहीं है। तो हमारे पास 0 जो है वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 भी मेरे पास में एक रैशनल नंबर है, P अपॉन क्यू फॉर्म की वजह से। वहीं पे कई बार हमसे पूछ लिया जाता है क्या 22/7 एक रैशनल नंबर है? तो हमारा जवाब होगा यस। क्या जवाब होगा हमारा? यस। लेकिन उसी के बाद मुझसे पूछ लिया जाए क्या पाई, जिसकी वैल्यू हम अक्सर 22/7 लिखते हैं, क्या वो रैशनल नंबर होगा? तो मेरा जवाब होगा नो। क्योंकि पाई की वैल्यू बेटा जब हम लिखते हैं तो वो 3.14 और समथिंग समथिंग करके आगे चलती चली जाती है, वो हमारे पास में यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो पाई को हम जो है रैशनल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, हम 22/7 को रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। ओके, तो हम 22/7 को यस करते हैं और पाई को करते हैं नो। पाई हमारा रैशनल नंबर नहीं है। मैं इन्हें यहां से क्लियर कर देता हूं ताकि स्लाइड मेरी क्लियर साफ सुथरी रहे। ओके, ये वीडियो में आपको दिख जाएगा, आप रिपीट कर करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, जब रैशनल नंबर समझ लिया है तो इररैशनल नंबर समझना बहुत जरूरी है। when decimal part of a number is non terminating, ऑब्वियसली जब हमारे पास, एक मिनट में फोन साइलेंट कर लेता हूं, जब मेरे पास में रैशनल नंबर में टर्मिनेट हो रहा है तो इररैशनल में तो उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो मेरे पास में जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, क्योंकि रैशनल में रिपीट हो रहा था, तो इररैशनल में ये क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा। तो मेरे पास ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? इररैशनल नंबर कहलाएंगे। और आप डायरेक्टली फिलहाल के लिए ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें भी हम इररेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमको ऐसा ही आंसर मिलेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो फिलहाल के लिए इसे तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे, ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट उनका ना हो, वो सब भी क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर भी कहलाते हैं। ओके, और मेरे पास में जो एग्जांपल लिखा हुआ है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उस पे जाते हैं हम। तो देखिए 3 के बाद मेरे पास क्या आया? 0 3, फिर आया 0 0 3, फिर 3 बार 0 और फिर 3,
और फिर 4 बार 0 और फिर 3 और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये डेसिमल वाला पार्ट अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमें ये क्या मिला है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिला है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, एंटी एनआर। वो हो गया हमारा एंटी बी आर, और ये क्या हो गया, एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके। जब हमने रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर समझ लिए, तो सर कई बार हमने ये भी सुना है कि रियल नंबर्स भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं यस, एग्जिस्ट करते हैं। तो सर ये रियल नंबर क्या होता है, तो चलो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है यहाँ पे, उस पे आ जाते हैं। रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर। जब आप इन दो नंबर्स को साथ में ले लेते हो, जब आप रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स को साथ में ले लेते हो, तो आपके पास ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ओके। तो आपसे कोई आपसे पूछे कि भाई रियल नंबर क्या है, तो एक रैशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया, दोनों को साथ में लिख दिया और बोल दिया कि ये दोनों मिलके रियल नंबर बना रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, और जब ये सब साथ में मिलते हैं या साथ में हम इन्हें सेट बनाते हैं, तो मिलके ये हमारे क्या बना देते हैं, रियल नंबर बना देते हैं। ओके। तो आई होप अब तक नंबर सिस्टम आपके माइंड में जो डेफिनेशन थी, छोटी छोटी डेफिनेशन, वो क्लियर हो रही होंगी, होनी भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है अब जो क्वेश्चन है हमारी बुक में ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। मैंने यहाँ पे ऑन लिख रखा है, भारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। मैं इसे ऑन को काट के क्या करता हूं, इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है। तो हमें जब इन नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास में एक बहुत सिंपल सी चीज थी जो हम अब तक सीखते हुए आए थे। आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ 0.03 है, इसके पीछे कोई डॉट 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 नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सर आप ऐसा करिए, इनका आंसर तो बहुत आसान है, बहुत पहले ही सीख लिया था 5th क्लास में। 3 अपॉन ये क्या हो गया, 100। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 2। तो आपके पास ये क्या हो गया, 3/100। सर जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी करवा दो, वो भी आसान दिख रहा है। तो मैंने लिखा 4, और काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ कितने जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4। लीजिए सर, हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया पी अपॉन क्यू फॉर्म में। क्या टफ है इसमें, 9 क्लास में यही आने वाला है क्या, नहीं। 9 क्लास में हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सीखने के लिए, बेसिक्स क्लियर करने के लिए। एक्चुअली में अगर ऐसे नंबर ना मिले, ऐसे नंबर मिले जो कि हमने रैशनल नंबर में देखे थे, इस तरीके के जो हमारे पास में चलते चले जा रहे हैं, टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, और इन्हें भी अगर बोल दिया जाए कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे, हम कितनी डिजिट काउंट करेंगे डेसिमल के बाद में, ये तो चलती चली जा रही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कितने जीरो लिखेंगे। तो इसका भी हमारे पास में एक अच्छा सा मेथड है, जरा हम उस पर आते हैं और उसे सीखते हैं। और मैंने यहाँ लिखा है, ये जो नंबर हमने सीखे हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं, इसलिए हमने इनको आसानी से कर दिया। लेकिन व्हाट इफ वी हैव दिस नंबर 0.111, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो आ जाओ सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अटक गया है क्या, ओके आ गई। ओके। तो ये भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे, चलो अपनी आंखें इधर लगाओ और सीखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था, मैं उसे एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं। वो था 0.111 डॉट डॉट डॉट। देखो सबसे पहले तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलेगा, हम ये 111 डॉट 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 बार बार नहीं लिखेंगे। जो पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है, जो पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है, हम उस पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली आपको मिलेगा इसी तरीके से, क्या लिख लेंगे, उस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है कि यही पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कल को मुझे दे दिया जाए 0.23 और 2 और 3 पे बार, इसका मतलब है 23 की मेरा बार बार क्या हो रहा है,
रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लेना है एज 0.1। अब एक सिंपल सा हमारा सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, जिसे हमें सीखना है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, हम इसे x के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लाइन लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.1 पर बार, x इज इक्वल टू 0.1 पे बार, और इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा काम होगा वो क्या होगा कि मैं कैसे भी करके इस डेसिमल को इस 1 के इधर लेके आऊं। ठीक है, देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ये जो मैंने 1 पे बार लगाया है, तो ये एक्चुअली ऐसा है ना, हमने ऊपर अभी देखा। अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर और लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, मेरे पास यहाँ 2.33 है। मुझे ये डेसिमल अगर इधर लाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलता है, 2330। अच्छा, अब ये डेसिमल तो मेरा दो नंबर के बाद ही था ना, तो मैं अभी भी दो नंबर के बाद ही लगा दूंगा। तो मैं ये डेसिमल अब कहाँ लगाऊंगा, यहाँ। तो देखो शिफ्ट हो गया ना मेरा डेसिमल इस 3 के इधर, ये आ गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम ऊपर वाले पार्ट में भी फॉलो करते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा सर, 10 से ही रिपीट हो रही है वो कितनी है, तो मेरे पास एक ही डिजिट है। एक डिजिट मतलब 10, दो डिजिट रिपीट हो रही है मतलब 100, थ्री डिजिट हो रही है रिपीट मतलब 1000। तो फिलहाल वन डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 10 से। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई both sides, multiply both sides by 10। और जब मैं 10 से उसे मल्टीप्लाई करता हूं, तो 10 इंटू एक्स मेरे पास हो जाएगा 10x, और 0.1 पे बार को अब मैं कैसे लिखने वाला हूं, 1.1 पर बार। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा, 1.1 पर बार, ऐसा ऐसा था, चलता चला जा रहा था। ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये ऐसा होगा। एक मिनट में वापस इसे ऐसे लिखता हूं, यहां से ऐसे समझ नहीं आएगा। हम ये 1 लिखते हैं, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने क्वेश्चन में ही यहाँ पे इसको वापस से लिखता हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग तरीके से मैं समझा रहा हूँ, सॉरी। हमारे पास ये नंबर था 0.1111, ये डेसिमल मुझको इधर लेकर के आना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे कहीं 10 आया होगा। ठीक है, तो वो 10 आने के बाद में ये एक नंबर तो शिफ्ट होगा ना डेसिमल, तो हम इसे कैसे लिख रहे हैं, 1.1। अच्छा, अब ये 1 1 तो फिर चले जा रहे हैं, तो अब हम 1 1 नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 1.1 पर बार, सॉरी। ठीक है, हम 1.1 पर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो अब हम यहां आते हैं और ये इसको दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमारा एक ही काम बचता है, जब आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना ली, यानी वो डेसिमल मूव करा लिया जो कि हमारा टारगेट था, उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सबट्रैक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10x है और ये क्या है, x, तो ऑब्वियसली 10x बड़ा होगा। इसका मतलब फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे किसमें से, सेकंड में से। तो हम यहाँ लिखते हैं सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आपके पास ये हो गया 10x इज इक्वल टू 1.1 पर बार, और यहाँ x इज इक्वल टू 0.1 पर बार। अब इसका फायदा क्या हुआ वो अब आपको समझ में आएगा। देखो 1 के ऊपर बार है और यहाँ भी 1 के ऊपर बार है, जितने बार 1 होंगे वो नीचे भी है। जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0.0। ओके, पॉइंट मैंने लगा दिया पहले, और यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, 1 इज इक्वल टू, यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या हुआ, 9x। अब आप क्या करिए, x को यहीं रखिए, वहां पे सिर्फ 1 रह गया क्योंकि डेसिमल के बाद आपके पास 0 था, और यहाँ आपके पास क्या बचा, 9। तो 1/9 आपके पास में क्या हो गया, आपका
आंसर हो गया। और यही आपकी क्या है, P अपॉन Q फॉर्म है। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, 0.6 पे बार, ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां इस पे बार है। ओके, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किस पे, P अपॉन Q फॉर्म में। तो वही हमारा पहला काम क्या है, इसको x के बराबर मानना। तो हम इसे लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, और ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखो एक ही डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 10x इज इक्वल टू 6.6 पे बार। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, और फिर से हमारा क्या काम था, सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। यहां सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, और ऊपर वाली हमेशा छोटी ही आएगी। ठीक है, ऊपर वाली को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास यहां हो जाता है 10x इज इक्वल टू 6.6 पे बार, x इज इक्वल टू 0.6 पे बार माइनस, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6.0। ओके, x को यहीं पे छोड़ते हैं, तो हमारे पास यहां हो गया 6/9। और अगर ये कट होता है तो कट करना बिल्कुल ध्यान रखना है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 2/3, जो कि आपका क्या हो गया आंसर, P अपॉन Q फॉर्म। ओके, इसी में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, 0.585 पे बार, ऐसे है 585 पे बार। एक्चुअली ना मुझे क्या है, वो एक सिंबल, बार वाला सिंबल लगाने की कोई की या मुझे मिला ही नहीं, इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने वहां पर सिर्फ बार लिख दिया ताकि मुझे ध्यान रहे। ओके, और मैं यहाँ पे अपने इस भाई से लगा दे रहा हूं बार। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। सबसे पहले तो x के बराबर, तो पहली लाइन वही, लेट x इज इक्वल टू 0.585, और इन तीनों नंबर के ऊपर क्या बार, और ये मेरी हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट होना चाहिए जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सारे डेसिमल के मुझे लेफ्ट में लाके छोड़ो। ठीक है, तो इन तीनों नंबर को अगर मुझे डेसिमल के लेफ्ट में लाना है, तो मैंने क्या बताया था, एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई, दो डिजिट है 100 से मल्टीप्लाई, थ्री डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1000x, और यहाँ पे अब हमने शिफ्ट कर दिया है, पाई मेरा बड़ा गंदा बना है, इसे वापस बनाते हैं, 585.585 और इसके ऊपर बार। तो ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब वही काम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, और सेकंड हमारे पास में है 1000x इज इक्वल टू 585.585 पर बार, और यहाँ पे हम लिखते हैं x यानी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और 0.585 पर बार। ओके, और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारे पास में 585, क्योंकि उधर तो सब हो गया है जीरो जो मैं लिख नहीं रहा हूं, और यहाँ पे आपके पास में आता है 999 एक्स। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 585 अपॉन 999। ओके, इजी है मेथड।
एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं किसी से कट हो रहा हो। तो कट तो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको अभी यहीं पे आंसर लिख देता हूँ कि ये मेरा P अपॉन क्यू फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो हमने देख लिया। एक बार एक क्वेश्चन मैं और लेकर के बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास में 0.12 फिर बार है 3 पे। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कैसा है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये ऐसा है 0.12 और 3 पर बार है। ठीक है, अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे थे डेसिमल के राइट में सभी नंबर्स पे होता था बार। इस बार दो नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार है। तो देखो बेटा, इन क्वेश्चंस की कहानी क्या है। मेरे पास जो भी राइट साइड में है डेसिमल के, जो भी राइट साइड में है डेसिमल के, उन्हें भेजूंगा मैं लेफ्ट साइड, उन्हें मैं भेजूंगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो अब मेरे पास अगर मैं यहाँ डेसिमल के राइट साइड में देखूं तो दो कैटेगरी हो गई। एक तो 1 2 जो कि फिक्स है, रिपीट नहीं हो रहे। एक नंबर है 3 जो कि रिपीट हो रहा है। तो दो कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी को पहले मूव कराएंगे। ठीक है, अब उस एक कैटेगरी में कितनी डिजिट्स हैं? टू। टू डिजिट्स है, 1 और 2। तो 2 डिजिट से मतलब 100 से मल्टीप्लाई। ओके, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 इधर पहुंच जाएगा। चलिए इतना करते हैं, फिर एक कैटेगरी वाला और बताते हैं, लास्ट कैटेगरी जो बच गई है। लेकिन पहला काम तो हमारा वही रहेगा जो हम करते हुए आ रहे हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या? 0.12 और बी के ऊपर क्या? बार। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब 1 2 को मुझे इधर लाना है, तो दो डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जब मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास में हो गया 100x, और ये मेरे पास में हो गया 1 2 पॉइंट 3 पे बार, और ये हो गया इक्वेशन 7। ठीक है, अब दो कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा था, एक कैटेगरी मूव करा दी। अब जो एक कैटेगरी है उसमें कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट है। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ किससे? 10 से, क्योंकि मुझे सिर्फ एक 3 इधर लाना है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब 10 से। तो अब मैं इसी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 10। आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाता है यहाँ पे 1000x। ठीक है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x। 1 2 और वो 3 इधर मैंने मूव करा दिया, तो यहाँ पे बचा 3 पे बार। और ये थर्ड इक्वेशन 3 पे बार, क्योंकि 3 उधर बहुत सारे हैं, एक 3 मूव हुआ है सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, बाकी 3 तो चल ही रहे हैं ना। तो उनपे हमने क्या लगा दिया? डेसिमल के बाद में फिर से बार लगा। अब मेरा क्या काम रहता है, जब ये सारे नंबर एक एक करके इधर मूव कर जाए, सब्ट्रैक्ट का काम रहता है। तो थर्ड के ऊपर कौन सी है? सेकंड। तो जो लास्ट वाली होती है उसके जस्ट जो अबव इक्वेशन होती है उसी से मुझे क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। और ये आपके पास में है 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू, यहां आपके पास में है 1 2 3.3 पर बार, और यहां आपके पास में है 12.3 पर बार। और ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मैं पहले लगा चुका हूं सब्ट्रैक्ट का साइन, यहां लगा देते हैं इज इक्वल। यहां आपके पास में बचता है 900x, और यहाँ आपके पास में बचता है 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 111, और इधर तो आपके पास 0 बचा। तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है 1 अपॉन 900, जो कि हमारे पास 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, ये 3 से कट हुआ तो मेरे पास बचा यहाँ पे क्या? 300 बचा। ठीक है, फिर ये 3 से कट हुआ तो 3 3 जा 9। ओके, 2 बचे हमारे पास में, 9 10 11 तो वो 21। तो हमारे पास ये हो गया 3 7 जा 21, यानी 37 अपॉन
300 हमारे पास में इसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई। आई होप आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, ये वीडियो का कंट्रोल ना आप ही के हाथ, मैं लगातार समझाता जा रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए पॉज करो, रिपीट करो और फिर से देखो। ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारे पास में इसी टाइप के क्वेश्चन। देखो, जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे ना, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, ताकि कोई डाउट ही ना रहे आपके पास में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 15.7 और बार है 1 2 पे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये, 15.7 और बार है हमारे पास में 1 2 पे। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे, डेसिमल के लेफ्ट में कुछ भी नहीं था, नंबर जितने भी थे राइट में थे। ओके, इस बार लेफ्ट में भी नंबर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान क्या रखना है कि डेसिमल के राइट में जितने भी नंबर है हमें वो सब लेफ्ट में ले जाने हैं। ठीक है, और ले जाने के लिए हमारे पास वही सेम मेथड है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 15.712 के बाद। ओके, और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बोला था दो कैटेगरी है, एक पे बार है, एक पे बार नहीं है। इस बार जिस जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो हमारे पास एक ही डिजिट है 7। तो मैं पहले इस बार किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई, बड़ा ही गंदा एल लिखा है, मल्टीप्लाई फर्स्ट या बोथ साइड, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10। ओके, तो हमारे पास में ये हो गया 10x, और यहाँ हो जाएगा 157 डेसिमल 1 2, और उसके ऊपर क्या बार, ये हो गया सेट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 1 2 को भी भेजना है एक बार तो। ठीक है, अब दो डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 100, और जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 1000x, और ये हो गया आपके पास 15712 डेसिमल 1 2 के ऊपर बार, और ये आपकी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड हमारी लास्ट हो गई, मूव हो गया थर्ड के ऊपर सेकंड से सबट्रैक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है 1000x इज इक्वल टू 15712.12, काफी बड़ा नंबर आ गया, और यहाँ पे बड़ा ही छोटा सा 10x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पे लिखेंगे हम 157 पॉइंट, यहाँ पे मैं बार लगाना भूल गया, बार, और यहाँ पे भी ये बार, और यहाँ हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 12 में से 7 गए तो हमें मिलता है, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5। ठीक है, यहाँ पे बचे 10, 10 में से 5 गए तो फिर से हमें मिला क्या 5। 6 था, 6 में से 1 गए तो फिर से हमें मिला 5, एक और 5 यहाँ पर है, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हुआ 0, ये x, यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया 9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से बोर हो गया, यहाँ से बोर हो गया, तो ये आपके पास में 0 का 0, यहाँ पे आपके पास 10 आया, 10 में से 1 गए तो 9, और यहाँ पे भी 9 बचा तो ये भी हो गया 9। ओके, तो x को यहाँ लिखते हैं, और लिखते हैं 1 5 5 1 2 3 4 4 बार है अपॉन 9 9 0। ठीक है, आराम से ये हमारे पास में कट हो रहा है तो कट करते हैं, 3 से ही कट हो रहा है तो 3 से कट करके 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0,
फिर 3 5 जा 15, ठीक है। कितना पागलपन है, 3 से कट करते हैं, बड़ी जल्दी बोला, 0 और 5 है, 5 से कट होगा। ओके, तो हम 5 से कट करते हैं, 9 देखा नहीं कि 3 दिमाग में लौट जाता है, ठीक है। 5 से कट करते हैं हम इसे, तो ये हुआ 5 1 जा 5, 4 बचे 49, 5 9 जा 45, और फिर आपके पास 4 बचता है, तो 5 8 जा 40। यहाँ 5 से कट किया तो 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, आप 3 बचा, 3 1 1 1 और 3, हाँ अब 3 से होता है, देखो इस बार 3 से हो रहा है, ओके, दिमाग में 3 ऐसे ही नहीं चल रहा था। अब 3 से होता है तो इसे 3 से कट करते हैं, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और फिर यहाँ पे हुआ 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर 0 है, छोटा नंबर है, तो पहले हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, और फिर ये 11 हुआ, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अभी भी हम एक और अटेम्प्ट जरूर लेंगे अटेम्प्ट लेंगे हम। और इस बार मैं पेन चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर में लिखता हूँ, 3 से कट होता है क्या, 3 3 जा 9, 1 0 3 ना, तो ये आपके पास में 13 हुआ, 3 4 जा 12 और 17, कहीं काटने में गलती तो नहीं कर दी है। तो हमारे पास यहाँ जो बचता है वो है 1037/66। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर ये 0 हुआ, 3 3 जा 9, 21 थे, 3 7 जा 21, तो ठीक है, यही फिर हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम अपना P अपॉन क्यू फॉर्म लेकर के आए हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो P अपॉन क्यू फॉर्म आई थिंक आप सबको अब समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में इंसर्ट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा था, मैंने चार्जर ऑन किया है, तो ये अच्छा सा ग्राफिक सामने आ गया है, ठीक है, इसे अवॉइड करना है। ओके, इंसर्ट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको नंबर लेकर के आने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, दो नंबर जो होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर आप लेकर के आ सकते। फिलहाल मेरा क्वेश्चन है कि मुझे फाइंड अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर का मतलब एक रैशनल नंबर मुझे इन दो नंबर के बीच में लेकर के आना है, जो कि बिल्कुल सिंपल सा मेरे पास में एक मेथड होता है, और कई सालों से हम कर भी रहे हैं। क्या करते हैं, किन्हीं दो चीजों के बीच की चीज हमें, बीच का हमें मिडिल पार्ट हमें निकालना हो, तो उन दो वैल्यूज को क्या करो, ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच का पार्ट मिल जाएगा या बीच की वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहां लिखता हूं -2/3, ये पार्ट मुझे बीच वाला चाहिए, और यहां लिखता हूं मैं क्या, 1/4, ठीक है। तो मुझे ये वाला मेरा क्वेश्चन है कि भैया आप जो है इनके बीच का नंबर निकाल के दे दीजिए। बड़े आराम से निकालेंगे, कैसे, मैंने क्या बोला, इन दो वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए, तो -2/3 प्लस 1/4, अपॉन में मैं यहाँ डिवाइड किससे कर दे रहा हूँ, 2 से। जब मैं ऊपर प्लस करूंगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 12 है, और नीचे वाला 2 मेरा एडजस्ट आ जाए, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, -8, प्लस 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, ठीक है। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है -5, और इस 12 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे मल्टीप्लाई में। ओके, जब भी अपॉन में अपॉन हो, तो नीचे वाला नंबर जो है ये वाला, इसको हम कहाँ ले आते हैं, नीचे, और ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसे नीचे लेके आते हैं, तो 12 × 2 हम यहाँ लिखते हैं, और फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा -5 क्या, 24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई हमारा जो आंसर आया है -5/24 आया है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ तो क्या था, हमको एक नंबर निकालना है। ओके, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर मुझे 3 नंबर निकालने को बोल दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर मुझे निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं, और वो भी किसके बीच में, 3 और 4 के बीच। तो हमें जो काउंटिंग आती है वो 3 के बाद सीधे 4 ही आती है। एक तो पहले ही जब 3 के बाद 4 बुलवा रहे हो, और बीच में हमें कुछ पता भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3.5 बोल देंगे, ठीक है।
लेकिन जब हमें इसी के बीच में 3 नंबर निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहला क्वेश्चन तो माइंड में आना चाहिए आप सबके, क्या ये 3 और 4 रैशनल नंबर है? हाँ है, बिल्कुल। इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखो P अपॉन Q फॉर्म में है और Q 0 के बराबर नहीं है, Q मतलब 1। ठीक है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास में क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पे इनको एज अ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए बीच के नंबर निकालने का रैशनल नंबर में और उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो बिना किसी टेंशन आप ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास में ये क्या हो गया? 30/10। और यहाँ पे मेरे पास में ये क्या हो गया? 40/10। ठीक है, अब 30/10 और 40/10 के बीच में मुझे बहुत सारे नंबर मिल रहे हैं, 3 से तो ज्यादा ही मिल रहे हैं, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब एक बच्चा लिख रहा है 31/10, चलो लिख लेते हैं एक बार इनके बीच के नंबर। एक बच्चा लिख रहा है बीच का नंबर 31 के बाद 30 के बाद 31 आता है, 31/10। एक बच्चा फिर लिख देता है 32/10, लिख दो। फिर चलो लाइन से ही चलते हैं, 33/10 लिख देते हैं, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा बच्चा जो है वो सोच रहा है यार ऐसे नहीं, मैं तो 35/10 से लिखूंगा। लिख दो भैया 35/10, 36/10, 37/10, तो ये भी तो क्या है? आंसर करेक्ट ही तो है। अब एक बच्चा बोल रहा है आंसर शीट में तो ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। एक बच्चा बोल रहा है आंसर शीट में ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा मेथड सही है। ये सभी नंबर इनके बीच में है। और मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर होते हैं और उनमें से हम कौन सा लिखते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सही मेथड से हम वो नंबर लिख रहे हैं तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम इसमें। और वो है अब हमारे पास में फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको मैं यहाँ से एक ही जगह पे इसको हटाते हैं और थोड़े से नंबर हम बढ़ाते हैं, 4 कर देते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी भी मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि यार सर ने बोला था डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे ये 4/5, बीच के नंबर निकालने हैं। तो जल्दी से हम यहाँ लिखते हैं 3/5, यहाँ लिखते हैं 4/5। देखो ये दूर दूर ना, मैं अपने समझाने के लिए लिखता हूँ, आप पास में भी लिख दीजिए और फिर उनके बीच के नंबर नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। तो फिर से मुझे मिला 30/50, 30 से फिर से मिला क्योंकि पहले क्वेश्चन में 30 आएगा, और 40/50। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? बीच के 4 नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आराम से। मैं यहाँ लिखता हूँ 35/50, 36/50, 37/50, 38/50। हो गए 4 नंबर, तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, सिंपल था। अब अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे हैं इन सब में हमारे पास में ये दूसरा हो गया। एक क्वेश्चन मैंने स्लाइड में नहीं लिया क्या? नहीं लिया, नहीं लिया। तो अपन क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड को यहाँ बीच में ले आते हैं और एक क्वेश्चन अपनी नोट पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने जो भी किया थे ये सभी में हमारे पास क्या था? डिनोमिनेटर सेम थे, तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। यहाँ 3/5 है, मैं 5/4 कर लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 3/5 और 5/4 फाइंड 4 रैशनल नंबर
बिटवीन देम। आपको इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 4 नंबर निकाल के देने। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं और सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो क्या होगा? इनका एलसीएम लेकर के, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम बनाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ फिलहाल। आई होप एलसीएम तो सबको निकालना आता होगा यार 9th क्लास में आगे। ठीक है, तो एलसीएम इनका क्या है? 20। अब मुझे इसको अगर 20 बनाना है, इस 5 को 20 बनाना है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इस नंबर को अब मैं इधर लिख लेता हूँ 5/4। इसको मुझे 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास 3 4 जा 12 और 5 4 जा क्या? 20। फिर यहाँ पे हुआ आपके पास 5 5 जा 25 और 5 4 जा क्या? 20। अब देखो हमारे पास एलसीएम सेम है। ठीक है, और बाई चांस लकीली, ठीक है, नॉट बाई चांस, लकीली हमें इनके बीच में 4 नंबर आराम से मिल भी रहे। ठीक है, कल को सपोज हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया, और फिर भी हमें इनके बीच में 4 नंबर नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे? वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 दोनों तरफ। ठीक है, तो गैप बढ़ जाएगा और फिर आप उनके बीच के नंबर लिख देंगे। फिलहाल हमारे पास में आंसर हो गया है 30। अब 13/20 अब रैंडमली लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं। 17/20, 21/20, 22/20। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक और रह जाता है। ठीक है, जिसे मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और प्लीज अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए आज के लिए काफी है। थैंक यू।